तो वहाँ पे एक बस चला करती थी वनडी के नाम से, वन डी बस। तो उसका एक रोड मैप था, स्टूडेंट कार्ड हमारा बना हुआ था गवर्नमेंट का, स्कूल का। तो हम 2 रुपये किराया उस टाइम पे लगता था, और 2 रुपये किराया हम खर्च करके, यानी 4 रुपये किराया था, तो 2 रुपये स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लगता था। 2 रुपये जाने के, 2 रुपये आने के। नाज़िमाबाद प्रेस मार्केट से स्टार्ट हुआ कैरियर, सीखते रहे 6 महीने इस तरह से जर्नी गुजरी। नमाज पढ़ने गया एक मस्जिद में, वहाँ पे ऐलान हुआ कि भाई एक जॉब है इदारे में किसी, आप इदारे का नाम नहीं लिया उन्होंने, और वहाँ अप्लाई। अच्छा, पहले मस्जिद में ऐसे ऐलान होते थे? मस्जिद में ऐलान होते थे बाकायदा, बड़े तरीके। तो मतलब नमाज पढ़ने वालों को फायदा, नमाज मतलब लोगों को अवेयरनेस दी जाती थी ना। अब तो आपको पता है, एक होता है एज अ डिजाइनिंग करना और एक होता है उसको पढ़ाना। दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस इस तरीके का है, क्योंकि बेसिकली अगर आप डिजाइनिंग को करके पढ़ाएंगे ना, तो आप समझा सकेंगे, अच्छा आप समझा सकेंगे, क्योंकि मोटिवेशन दे सकेंगे आप। अरीना मल्टीमीडिया को मैंने 2011 में जब HMC को छोड़ा था, तो उसके फौरन बाद मैंने ज्वाइन किया था अरीना मल्टीमीडिया गुलिस्तान जौहर ब्रांच को। वहाँ मेरी जर्नी जो हुई है वो 13 साल की कंटिन्यूसली जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, और वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी, समझ लें सड़क से लेके यहाँ तक जो एक उनकी जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी में चीज़ें करी हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं। सर इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। और वाकईन बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत स्ट्रगल है, और जो है रियलाइज़ होता है अब तो काफ़ी टाइम गुजर गया इस चीज़ को, लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे सारी बातें। आपको बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो है शुरू से मुझे बताएं कि क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप कोई ऐसे वेल ऑफ बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहे हैं ना, तो किस तरीके से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी स्कूल लाइफ से? थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफली ज़रा बताएं चीज़ों को। ठीक, मैं बताता हूँ आपको जर्नी। मेरा नाम सैयद इमरान हुसैन आपने बताया। तो मल्टीमीडिया के अंदर और ग्राफिक्स की फील्ड के अंदर मैं सन 2002 में इंटर हुआ, और सन 2002 के अंदर मैं क्लास 9 में था। सही है। क्लास 9 में मेरा मैट्रिक 2004 में, तकरीबन 2003 में मैं 9 क्लास में था, और 2004 में मेरा मैट्रिक हुआ है। सही है। तो हुआ ये कि फ़ादर की तरफ से मुझे कहा गया, फ़ादर मेरे जो थे वो इसी फील्ड के अंदर हैं, वो बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग और इस तरह का प्रिंट मीडिया का उनका बैकग्राउंड था। तो और वो आउट ऑफ कंट्री भी होकर आए थे। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस फील्ड को सीखो। तो मैं काफ़ी छोटा था, 9 क्लास के अंदर मैं नाज़िमाबाद एक, आपने सुना होगा नाम, नाज़िमाबाद में प्रेस मार्केट मौजूद है, जहाँ पे नाज़िमाबाद 2 नंबर में बड़ी मशहूर बड़ी मशहूर। जी जी। तो वहाँ पे मैं जो है 2003 के अंदर एक बस थी, औरंगी टाउन में हमारी रिहाइश थी उस टाइम पे। औरंगी टाउन पे उस टाइम पे हम वहाँ रहते थे, औरंगी टाउन 10 नंबर में। तो वहाँ पे एक बस चला करती थी वनडी के नाम से, वनडी बस। तो उसका एक रोड मैप था, स्टूडेंट कार्ड हमारा बना हुआ था गवर्नमेंट का, स्कूल का। तो हम 2 रुपये किराया उस टाइम पे लगता था, और 2 रुपये किराया हम खर्च करके, यानी 4 रुपये किराया था, तो 2 रुपये स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लगता था। 2 रुपये जाने के, 2 रुपये आने के। सही हो गया। तो नाज़िमाबाद प्रेस मार्केट से करियर का आगाज़ हुआ, और वहाँ से जर्नी इस फील्ड की मेरी स्टार्ट हुई। अच्छा, उस दौर में ये प्रिंटिंग वाला काम चलता भी बहुत ज़्यादा था मेरे ख्याल से। उस टाइम एजेंसीज नहीं थी ना। असल में एजेंसीज नहीं थी, मल्टीमीडिया का दौर, स्टार्टअप था, टेक्नोलॉजी इंटर हो रही थी, डिजिटल पे लोग आए नहीं थे उस वक्त, नहीं आए थे, सब चीज़ें नई नई थी। डायल अप का दौर था, विंडोज 98 चला करती थी, और विंडोज 98 और विंडोज XP का दौर था, वो XP का दौर था। XP का दौर था। तो उस दौर में
यानी रियलाइज होता है जब आप हम्म। टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो हाँ। पता चलता है कि वाकई में बहुत कुछ मेरे सामने आया। नोकिया 3310 मोबाइल जो होता था वो रख के लोग खुश होते थे उस दौर में, और उस दौर में उस पे केसिंग लगा लगा के वो, उसमें कैमरा तो होता नहीं था। पहले पायदारी देखी जाती थी कि जो पायदार है ना वो मोबाइल है, और वो 3310 था। वो 3310 था और एम्स के मोबाइल होते थे हाँ। एंटीने वाले। ये सब दौर 2003 से इस तरह से स्टार्ट हुई। नाज़िमाबाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पर जो है एक आसिफ साहब थे, क्योंकि उस दौर में ऐसा होता था, क्योंकि सेंटर्स वगैरह पे लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था इतना कि कोई सेंटर भी सिखाता होगा। क्योंकि मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से था तो वहाँ पे लोग सजेस्ट ये करते थे कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप उनके पास लग के ये चीज़ सीख लो, सही। ताकि आप उन्हीं के पास उनकी दुकान के काम छोटे मोटे वो करते भी पहले रहो। ये अरीना वगैरह टाइप के जो ये कोचिंग तो थे, मगर ये अफोर्डेबल नहीं थे। मगर मैं उस टाइम पे इन सिस्टम्स को जानता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ये इदारे ओपन हो चुके हैं। लेकिन बाद में मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि ये खुल चुका था। और पाकिस्तान में 1998 के अंदर अरीना मल्टीमीडिया भी था और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे जो सिखा रहे थे बच्चों को और लर्निंग हो रही थी। मगर मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हुआ, सही। वो ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रीट फाइटिंग की, खुद सीखा अपने उस्तादों से। फिर उसके बाद वो मेरे टीचर भी बने और मेंटोर भी बने। उन्होंने गाइडलाइन दी कि ऐसे ऐसे काम होता है फील्ड में। तो उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर होता था कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जो कोरल ड्रॉ कह सकते हैं ओल्ड फोटोशॉप भी कह सकते हैं। हाँ, ओल्ड वेक्टर ग्राफिक्स हाँ। एप्लीकेशन कह सकते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर, ओल्ड ग्राफिक्स के अंदर बड़ा पॉपुलर था, अभी भी यूज होता है। हाँ। उसके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। तो उस टाइम पे कोरल ड्रॉ 9, 7 ये वर्जन इस्तेमाल होते थे। और फोटोशॉप आपने देखा होगा वो जिसमें आइस बनी हुई होती है, 7.0 7.0 वो बड़ा पॉपुलर एडोब फोटोशॉप का वर्जन है हाँ। जो बड़ा इस्तेमाल होता रहा। अब अभी भी लोगों को उससे मोहब्बत है हाँ। क्योंकि वो 150-200 MB का सॉफ्टवेयर है। हाँ। और तो 2003 के अंदर जब मैं उस जर्नी में सीखना शुरू किया मैंने, तो वहाँ नाज़िमाबाद प्रेस मार्केट से स्टार्ट हुआ कैरियर। सीखते रहे 6 महीने इस तरह से जर्नी गुजरी। 6 महीने के अंदर हमने ये सीखा कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे चलते हैं। क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर जो है मेरे भाई ने मुझे ख़रीद के दिया था घर पे, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे सही मानों में, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे काम नहीं आता था। सही। जब पहले इतना कॉमन भी नहीं था ना कि हर घर पे हाँ, कंप्यूटर हो, अब तो कंप्यूटर। होता ही, अब तो मोबाइलों में सब चीजें। हाँ, उस टाइम हाँ। पे बड़ा एक्सपेंसिव था असल में। हाँ। जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ उस टाइम पे कंप्यूटर पेंटियम 4 की दौर का बात है ये। पेंटियम 4 उस टाइम पे आपको मिलता था 20-25 हजार रुपए का, और यानी 25,000। 20-25 हजार उस वक्त थे करीबन 1.5-2 लाख आज के होंगे। आज के इतने, क्योंकि अब तो ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, हाँ। पहले सस्ती नहीं थी, हाँ। अफोर्डेबल नहीं थी। लेकिन ये 2007 के बाद 2009 के बाद जाके अफोर्डेबल हुई है। उससे पहले लोग ये चीज़ें नहीं खरीद सकते थे इतनी आराम से, क्योंकि लोगों की सैलरियाँ जो थी वो कम थी। 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये लोगों की सैलरियाँ थी उस दौर में, और कम सैलरियों में लोग काम कर रहे थे। मैं तो 1,000-1,200 रुपये या 2,000 रुपये सैलरी से मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। सही है। तो इस तरह से जर्नी। अच्छा, जब आपने कैरियर स्टार्ट किया क्या सोचा था कि बस लग जाऊं कुछ तो कर दूं, या आपके पास कोई गोल था उस वक्त के नहीं यार यहाँ लग के मुझे क्या करना है आगे चल के? इसका ये आंसर बन सकता है या मैं बता सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि उस टाइम ना कोई डायरेक्शन इतनी वेल सेट नहीं थी। क्योंकि असल में उस टाइम पे कैरियर काउंसलिंग लोगों के साथ लोग नहीं कर रहे थे। जो जिसको डायरेक्शन मिल रही थी वो कर रहा था। तो मेरे को ये डायरेक्शन मिली कि भाई आपने प्रिंट मीडिया में जाना है, डिजाइनिंग सीखनी है और आपने कुछ अर्न करना है अच्छा, व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, कोई भी ऐसी जिसमें आप अच्छा अर्न कर सको। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया तो जहाँ से सीखा तो वहाँ पे तो कोई ख़ास इनकम नहीं हो रही थी। फिर वहाँ से मैंने स्विच करा दूसरी जगह, तो फिर उसमें थोड़े मुझे पैसे मिलना शुरू हुए, 2-2.5 हज़ार रुपये। जो मेरे शुरू में फर्स्ट स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो थी 2 से 2.5 हज़ार रुपये। अच्छा, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना उसका मजा ही अलग है। मज़े वो ही पहले अलग होता है। होती तो सबकी कमी है वो, लेकिन मजा उसका अलग होता है। मज़ा ज़्यादा आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे मुझे एक इसी टॉपिक बात को यहाँ रोक के एक बीच में मुझे एक सवाल आ गया। सवाल ऐसा है कि 2004 और 5 का कराची और आज 2026 के कराची में कितना फर्क है? इसका जवाब तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर था। कोई डर खौफ नहीं था उस दौर में, क्योंकि उस दौर में आपको इतनी वायलेशन जो थी, जो अब है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना उतनी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं। बिल्कुल।
पहले के दौर में इतनी सिक्योरिटीज नहीं थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मगर घर वाले बेफिक्र थे कि ये वापस आ जाएगा। आ जाए। ये पता था उन्हें। लेकिन अब जो जा रहा है ना घर से बाहर, उसको ये नहीं पता कि वो वापस भी आएगा हाँ, या नहीं आएगा। सही बात है। क्योंकि इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है, टेंशन बन गई है, न्यूज चैनल्स आ गए हैं। ये सब चैनल ही नहीं थे उस टाइम में, ये सब चैनल बाद में आए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा, एयरवाई, ये सब बाद में पॉपुलर हुए। उस टाइम पे पीटीवी का दौर था और ये सब चीजें बहुत कम थी। पीटीवी, एटीवी और पीटीवी नेशनल, ये टीवी चैनल्स चला करते थे। मल्टीमीडिया का दौर तो 2004-5 के बाद से जाकर सही मानों में आया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का भी दौर कहा जा सकता है उसको। ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे हम। बढ़ गए थे बिल्कुल। 33 के साथ 2300 मोबाइल और 2100 मोबाइल भी आ गया था, जिसमें कलर डिस्प्ले आ गया था। तो ये सब चीजें भी थी उस टाइम। अच्छा, फिर प्रिंटिंग प्रेस पे आपने कितना टाइम लगाया टोटल? तकरीबन मैं 2003 से लेकर 2005 तक मैं इस प्रिंटिंग के प्रोसेस में रहा। फिर मैंने जॉब स्विच करना शुरू करी आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप कहाँ पहुंचे वहां? फिर मैंने सबसे पहले वहां से स्विच किया। असल में अर्न करना जरूरी हो गया था, क्योंकि सीखने का पीरियड इतना अरसा गुजरा, जिस दरमियान मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ कमाना भी है। तो फिर मुझे एक ऑप्शन मिला कि यार मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी और मैं टाइपिंग के अंदर बहुत अच्छी स्पीड पे काम कर रहा था। 40-45 स्पीड उस टाइम पे एक अच्छी स्पीड थी। उर्दू की और इंग्लिश की दोनों की मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई थी। तो फिर मैं जो है नमाज पढ़ने गया एक मस्जिद में। वहाँ पे ऐलान हुआ कि भाई एक जॉब है इदारे में किसी, आप इदारे का नाम नहीं लिया उन्होंने, और वहाँ अप्लाई। अच्छा, पहले मस्जिद में ऐसे ऐलान होते थे? मस्जिद में ऐलान होते थे बाकायदा, बड़े तरीके तो मतलब नमाज पढ़ने वालों को फायदा। नमाज मतलब लोगों को अवेयरनेस दी जाती थी ना। अब तो आपको पता है कम होता है, अभी भी होता होगा लेकिन कम हो गया। तो उस टाइम पे मैंने फिर वो मस्जिद में जो थे जिन्होंने ऐलान किया, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मैंने इन्फॉर्मेशन लेके उनके ऑफिस गया। तो उस ऑफिस किया तो वो इस ऑफिस था स्टेट लाइफ का, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। मगर वहाँ जॉब जो थी वो अकाउंट्स की थी, कंप्यूटर की जॉब थी। एज अ सेल्स पर्सन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नहीं थी। तो मैंने इंटरेस्ट लिया, वहाँ काम किया। 1 महीना वहाँ पे काम किया, कुछ पैसे कमाए, 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी मिली फर्स्ट। फिर उसके बाद जहाँ मैं जॉब कर रहा था स्टेट लाइफ बिल्डिंग के अंदर, ये गोलीमार की तरफ, नाज़िमाबाद 2 नंबर से थोड़ा करीब था ये जगह। तो फिर उसी बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस था, सिस्टम सोल्यूशन के नाम से कुछ था। तो उस बिल्डिंग में एक साहब थे, वो मिले मुझसे, उन्होंने सलाम दुआ की और उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई आप ऊपर स्टेट लाइफ में काम करते हो, क्या काम करते हो? तो मैंने बताया सर मेरा तो बैकग्राउंड इस फील्ड का है, ग्राफिक्स का और ये वो। तो उन्होंने मुझे ऑफर की, डायरेक्ट ऑफर की। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आए और मैं, आपकी क्या सैलरी है वहाँ? मैंने कहा मेरी 2500, 2,500 रुपये सैलरी है। तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको 3500 दूंगा, 3,500 रुपये सैलरी दूंगा और प्लस आपका टाइम कम होगा और आप यहाँ आ जाए। तो मैंने वहाँ इन्फॉर्म किया। काम क्या करना था वहाँ पे? वहाँ पर जो काम था वो मेरी फील्ड से रिलेटेड था। बेसिकली वो लोग एक डिजाइनिंग लेवल पर काम कर रहे थे। कुछ उनके पास इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड थे, जिनका सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन वो बेसिकली उनके पोस्टर्स वगैरह, फ्लायर वगैरह और पेपर वर्क वगैरह डिजाइन करते थे। तकरीबन ये 2006-07 की बात होगी, 2005 के करीब की बात है, 2005। और ये फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर वहाँ भी मैंने 1-2 महीने काम किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी यहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये एजेंसी भी कोई छोटी एजेंसी है कि मैं इसमें ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही मुझे न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चला डिफेंस में शहबाज कमर्शियल पे एक जॉब आई हुई है, डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस वेब डिज़ाइनर। सही। तो वो शहबाज कमर्शियल पे जॉब थी और 2006 से 7 के दरमियान की ये बात है। तो वहाँ कॉल आई कि हमें ना कोई डिज़ाइनर्स चाहिए और वेब डिज़ाइनर चाहिए। तो मैंने वो फ़ोन उठाया, रिसीव किया। तो वहाँ जो बॉस थे उन्होंने कहा कि इमरान तुम, मैंने नंबर नोट कर लिया, उनसे कहा कि अगर कोई हुआ तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ये बात मैंने बॉस को भी शेयर की, उस कंपनी की जिन्होंने मुझे हायर किया था। मैंने उन्हें बताया कि सर इस तरीके से कॉल आई। तो उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम तो जॉब प्रोवाइड नहीं करते, आप ये नंबर नहीं लेते उनसे। सही है, आप नहीं लेते, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन मैंने कहा सर मैंने इसलिए लिया कि किसी को हम रेफर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी है। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस तरह से आइंदा नेक्स्ट टाइम आप नहीं लेना। लेकिन वो नंबर मैंने कॉपी में भी लिखा था और दिमाग में भी लिख लिया था अपने
याद हो गया था उस मुझे। दौर में तो हो जाता था यार। उस दौर में याद भी हो जाता था, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती थी। फिर मैंने उनको कॉल की उस कंपनी में खुद, मैंने कहा आपने इस कंपनी में कॉल की थी, मैं इंटरेस्टेड हूँ खुद भी, क्योंकि मुझे आगे निकलना है, मुझे काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप इंटरव्यू दे दें, आज इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। फिर मैंने एक दिन छुट्टी करके वहाँ इंटरव्यू दिया, सक्सेसफुली उन्होंने क्वालिफाई किया मैंने उसको। तो देन उन्होंने मुझे डायरेक्टली ऑफर किया कि हम आपको 7,000 ऑफर करते हैं। शहबाज कमर्शियल पे जॉब थी वो, मतलब और 3.5 से डायरेक्ट 7,000 7,000, तक बहुत चला। एक अच्छा, डबल जंप ही हो गई ना। डबल जंप थी, और बहुत अच्छा वो एक कामयाबी थी उस दौर में कि मेरा डायरेक्ट 7,000 के ऊपर वो इंक्रीमेंट हुआ, प्लस लंच उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। वो लंच भी बहुत एक्सपेंसिव होता था शहबाज कमर्शियल पे, बिरयानी वगैरह और ये अच्छी आइटम्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते थे। तो वहाँ फिर मेरी जर्नी 2 साल तक कंटिन्यू रही। वेब टेक्नोस के नाम से वो कंपनी थी। ठीक है, वहाँ पे एज अ डिजाइनर थे आप? एज अ डिजाइनर एंड वेब डिजाइनर, बैनर्स, ये वो चीजें आ चुकी थी। तो उस टाइम फ्लैश चलता था, एक सॉफ्टवेयर था फ्लैश, मैक्रोमीडिया फ्लैश। वो मेरा अच्छा था, मैं सीख चुका था उसको घर बैठ के यूट्यूब के जरिए और इधर उधर से नेट से कोशिश कर करके, क्योंकि पढ़ाने वाले उस दौर में बहुत कम लोग थे जिनसे हम चीज़ें सीखें। तो उस टाइम पे ना सीडीज खरीदता था मैं। मेरे पास आज भी एक पूरा ब्रीफ केस बना हुआ है जिसमें सीडीज और डीवीडीज के पूरे पूरे सेट है। ट्यूटोरियल है मतलब उसमें ट्यूटोरियल्स इतने हैं कि वो आजकल के दौर में तो लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि वो देखें। लेकिन मैंने उस दौर में इंस्टॉलर की सीडीज और बकायदा बड़े बड़ी कंपनीज के जो ट्रेनर्स होते हैं अंग्रेजों के, उनको देखना, उनको कंटिन्यूसली रात में वॉच करना, फिर उसके बाद उस पर वर्क करना, फिर जॉब के लिए वर्किंग करना। तो ये बड़ी एफर्ट रही। फिर 2007 में जाकर जॉब इस तरीके की हो गई थी कि मैं माशाल्लाह सस्टेन पोजीशन पे आ गया था कि कमा रहा था उस दौर के हिसाब से अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन भी नहीं आया था। यानी बिटकॉइन भी 2009 में आया है। तो मैं उस टाइम पे यानी 7,000 रुपये कमा रहा था, जिस दौर में बीटीसी भी नहीं आया। सही है। अच्छा, तो फिर 2 साल तक आप तकरीबन वहां वेब थे, टेक्नोस में ठीक रहा है। था जैसा। फिर मजीद आपका ये आप टीचर भी है ना गालिबन, हाँ आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, ये जी वाली जर्नी के बारे में बताएं कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, और बड़ा इसको सुन के आपको मजा आएगा और सुनने वालों को भी पता चलेगा कि कैसे मैं टीचर की तरफ या इंस्ट्रक्टर को बन कैसे गया मैं। तो जब मैं 2007 में वहाँ वेब टेक्नोस में जॉब कर रहा था, तो साथ साथ मुझे पता चला कि यार VB.net के नाम से एक प्रोग्रामिंग आ गई है पाकिस्तान में, और अब डिजाइनर और वेब डिजाइनर की नीड्स जो है ना कम हो जाएगी, और ज्यादातर प्रोग्रामर की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही तो मैं पैसे बढ़ाना चाहता था, अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं और कोर्सेज करूं। फिर मुझे उस दौर में ये पता था कि कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे VB.net पढ़ाया जा रहा है सैटरडे संडे में, क्योंकि मैं जॉब भी कर सकूं और सैटरडे संडे में जा सकूं पढ़ाने, सीख सकूं मैं कोर्स। तो मैंने 2007 से 8 के दरमियान में एडमिशन लिया HMCA के अंदर। ये एक इदारा था, हाउस ऑफ मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से। ये था उस्मानिया रेस्टोरेंट है ना गुलशन में, उसके बिल्कुल अपोजिट पे एक बिल्डिंग है BNH हाउस, ठीक है। वो उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे ये था। सही है। तो वहां पे मैंने VB.net ज्वाइन किया। अब वहां पे मैं सैटरडे संडे जाता रहा, 3 महीने तक ये सफर जारी रहा VB.net का, पढ़ता रहा। अब चौथे महीने में जाके मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है प्रोग्रामिंग की। तो मैं इंस्ट्रक्टर से कंटिन्यूसली पूछता था कि ये प्रोग्रामिंग है क्या, इसमें ये चीजें क्या है, क्योंकि मैं सीख तो रहा था, पढ़ भी रहा था, लेकिन मैं अपनी फील्ड में जिस तरह से ग्राफिक्स की चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था ना, उस तरह से मुझे एग्जाम्पल्स दिखा के प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जा रही थी, या बाकी लोगों को नहीं बताई जा रही थी, या जो शायद प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड के थे तो उनको समझ आ रही थी। तो चौथे महीने में जाके मैंने एडमिन से बात की कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अटेंशन चाहिए, सर की इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। तो उन्होंने मेरे साथ इंडिविजुअल अटेंशन रख के मुझे थोड़ा बहुत समझाया। फिर मुझे समझ में आने लगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क कर रही है, उसमें डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग क्या है और वेब प्रोग्रामिंग क्या है। फिर सर ने मुझे एक्सप्लोर किया, बताया, तो समझ में आने लगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं उस फील्ड में नहीं जा सका। लेकिन वहाँ की जो एडमिनशिप थी उसमें एक दाऊद साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप करते क्या हो, बाय प्रोफेशन आप क्या हो। तो मैंने कहा कि सर मैं शहबाज कमर्शियल डिफेंस फेज 6 के अंदर जॉब करता हूँ, एज अ डिज़ाइनर हूँ वहाँ पर वेब और ग्राफिक्स का। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पढ़ाओगे आप, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जिसका फील्ड का एक्सपीरियंस हो 4 से 5 साल का या 3 साल का, और वो मेरा ऑलरेडी था। तो दाऊद साहब ने सबसे पहले मुझे टीचिंग के अंदर वो लेकर आए,
और लाने के बाद मेरा कैरियर जो स्टार्ट हुआ, टीचिंग जर्नी जो स्टार्ट हुई वो हुई HMCA से, हाउस ऑफ मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक सेंटर है और गुलशन में है, तो वहाँ से मेरी जर्नी तो पढ़ाने मतलब जहाँ आप खुद सीखने गए थे, बाद सीखने में गए फिर आप वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना शुरू इंस्ट्रक्टर एज अ पार्ट टाइम मैंने इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया हाँ। कि क्योंकि उन्होंने कहा आप अपनी जॉब भी जारी रखो और पार्ट टाइम में यहाँ पढ़ाओ, ताकि फिर जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम पे जो पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों को वो बड़ा ओल्ड मैनर्स सिस्टम था। मतलब जब जैसे ही मैंने बच्चों की एक क्लास ली तो सारे बच्चे शॉक हो गए कि हमें ये कौन पढ़ाने वाला आ गया कि जिसने घंटों का काम हमारे को मिनटों में करके दे दिया। और एक होता है ना बच्चों को टेबल ऑफ कंटेंट आराम आराम से पढ़ाना, जैसे अब होता है सिस्टमेटिक हम भी पढ़ाते हैं। तो उस दौर में मैं तो एक टीचिंग सेंस को नहीं जानता था उस टाइम सही पे, बात है। मैं एक फील्ड को जानता था कि काम कैसे होता है, क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे वो भी ट्रेनर थे, टीचर्स नहीं थे। तो उन्होंने भी मुझे डायरेक्टली सिखाया था कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये इस तरह काम होता है। तो मैंने भी वही चीज़ जब बच्चों को सिखाई तो बच्चों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि सर तो बहुत अच्छे हैं और इनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हें फंडामेंटली हमें ये चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेंगी तो हम सीख जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना इन्हीं से ही है, इन्हीं से पढ़ना है। पढ़ना है। तो बस वहाँ से सर दाऊद ने बड़ा इम्प्रेस हो गए, फिर उन्होंने मुझे अच्छे पैकेज ऑफर किए। 7,000 से मैं चला गया डायरेक्टली 16,000 पे। और इतनी बड़ी जंप। इतनी बड़ी जंप हो गई, 16,000 रुपए की जंप हो गई। तो वो डायरेक्टली जो 2009 की जंप थी वो बड़ी जंप थी। और उस टाइम पे फिर मैं इस तरफ आ गया पढ़ाने की तरफ। फिर HMCA कंटिन्यूसली मैं पढ़ाता रहा तकरीबन 2008 से अगर ये जर्नी शुरू हुई है तो तकरीबन ये 3 साल तक कंटिन्यू रही। 2011 तक ऑलमोस्ट कंटिन्यू रही, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा था इंडिया से। हाँ तकरीबन उस टाइम असल में मैं शुरू से मैच का इंटरेस्ट नहीं है मेरा, जो अभी हालात है तो मुझे अभी तो होना भी नहीं चाहिए कि मुझे तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा मैच में। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, ये एक तो होता है एक बंदा डिजाइनर है और वो बहुत अच्छा डिजाइनर भी है, ये भी मान लें, लेकिन एक होता है एज अ डिजाइनिंग करना और एक होता है उसको पढ़ाना। दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस इस तरीके का है क्योंकि बेसिकली अगर आप डिजाइनिंग को करके पढ़ाएंगे ना तो आप समझा सकेंगे, अच्छा आप समझा सकेंगे क्योंकि मोटिवेशन दे सकेंगे आप। क्योंकि होता ये है कि जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में आता है ना वो ये सोच के आता है कि मैं रिमोट जॉब कर लूंगा, मैं स्मार्ट रिसोर्सेज अपनी बना लूंगा, घर बैठे अर्निंग कर लूंगा। तो उसको उसके विजन्स क्लियर करना बहुत जरूरी है जो इस काम में है ना। इस काम में हर बंदा आता है लेकिन फिर उसे पर्सपेक्टिव दिखाना होता है कि ये चीजें हैं। अब मेरी जो जर्नी रही वो फील्ड से रिलेटेड रही, कंटिन्यूसली इस तरह रही। तो मैं जब भी किसी को पढ़ाना शुरू करता था पहले उसकी जर्नी पूछता था कि वो इस तरफ आया क्यों है, देन फिर मैं उसको बताता था कि इसमें ये स्टेप्स है कि ये आप चीजें इतना इतना आपके पास टाइम होना चाहिए, फिर आप इस चीज को मतलब ये कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, अगर फर्ज करें कि आप ये पोस्टर बनाना सीख रहे हैं तो आप क्यों सीख रहे हैं, हाँ उसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके पास टाइम भी है, आप टाइम नहीं देंगे लेकिन इस फील्ड में आ रहे हैं तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बार बार, तो ये एक्सप्लोर कैसे होगी? क्योंकि ये फील्ड ना टाइम मांगती है, ये फील्ड टाइम मांगती है और जब आप इसे टाइम देते हो तो फिर आप जल्दी सीख जाते हो। लेकिन अब जो 2026 के अंदर हम हैं तो अब ये थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। पहले लोग 1 घंटे की वीडियो देख लेते थे, अब लोग रील पे आ गए जो 60 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड इस तरह पे आ गए हैं ना। और दूसरा उस दौर में चूंकि एआई नहीं होता था, एआई नहीं होता, एआई हो गया है। अब एआई हो गया है तो अब तो बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो गई। एज अ डिजाइनर भी आप काम करते हैं ना, मल्टीपल जगहों पे कर रहे हैं, तो एआई के आने के बाद आपको क्या फील होता है कि ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है या एक बुरी चीज आ गई है? नहीं, इसका पॉजिटिव यूज तो बहुत ही अच्छा है और एआई के आने से हर फील्ड के बंदे को फायदा ही हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि देखें जब इन्वेंशन हुआ है, एक जदीद चीज आई है, तो आप उसका पॉजिटिव व्यू देखें कि जो चीज घंटों में होती थी वो मिनटों में हो रही है। तो जो चीज डिजाइनर लेवल पे अगर बात की जाए तो वो डिजाइनर जरूर फारिग हो जाएंगे जो क्रिएटिव नहीं है, जिनके दिमाग में आइडियाज नहीं आते, जो रिपीटेड है, जो ये सोचते हैं बस हर चीज उठाओ और बना लो। तो वैसे डिजाइनर्स एआई की मदद से क्या करते हैं, अब आप मिसाल के तौर पे एक चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, आप उसको एक ब्रीफ दें वो डिजाइन बना देता है, लेकिन आप उसमें कस्टमाइजेशन अपनी मर्जी की डालेंगे तो फिर आपको ऐसा डिजाइनिंग सेंस होना चाहिए। आपको पता जवाब देता हूँ जो आपने पूछा, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, जॉब
नीड ज़रूर है, क्योंकि अगर आपको क्विक अर्निंग करनी है ना, तो जॉब से क्या होता है कि आपकी क्विक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज फ्रीलांसिंग एक स्मूथली प्लेस है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो आप। तो जैसे ही मैं ये HMC की जर्नी जहाँ तक पहुंची थी, वहाँ पे मैंने जैसे ही ख़त्म किया, तो मैंने फ़ौरन उसके बाद 2011 के अंदर फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी थी। सही है। 2011 में फ्रीलांसिंग भी शुरू करी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। HMC में जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ऐसे आते थे जो कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। उन्होंने मुझे एज अ एडवाइज़र कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लगवाया, और उस टाइम पे एक रिसाला चलता था PJAE, पाकिस्तान जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। वो सबसे पहले मैंने डिज़ाइन किया, क्योंकि कराची अच्छा। यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे अपना पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं था। 2013 के बाद जाके तो इन्होंने अपना पब्लिकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए। तो AERC के नाम से जो इदारा था, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर, उसके अंदर एज अ एडवाइज़र में लगा, जो जिन्होंने उस दौर में i7 मशीनें और कोरल ड्रॉ खरीद के हमें प्रोवाइड किया। अच्छा। तो 3 महीने की वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की मैंने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पर एज ए एडवाइज़र जॉब की, वहाँ भी पढ़ाया। फिर फ्रीलांसिंग उसके साथ साथ शुरू की, तो उसमें भी बड़ी अच्छी अर्निंग हुई। और फ्रीलांसिंग एंड जॉब, अगर ये दोनों चीज़ें कोई भी बंदा साथ रखता है, तो फिर वो फिर कामयाबी की तरफ अच्छा, पहले तो का मुझे नहीं पता, अभी तो हम फ्रीलांस ऐसे करते हैं कि हम अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, उस पे हम मार्केटिंग कर लेते हैं, एड्स चला लेते हैं, हम इस तरह से फ्रीलांस का काम ले लेते हैं ना, यूजुअली आजकल यही चल रहा है। उस टाइम क्या होता 2010 11 12 में फेसबुक वगैरह तो था, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को इतनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज तो नहीं थी। तो किस तरीके से आप फ्रीलांस का काम पकड़ते थे? उस टाइम पे एक वेबसाइट थी, जो अभी आप हम्म, जिस वेबसाइट को जानते हैं, अपवर्क, अपवर्क का। है ना। उस टाइम पे इस वेबसाइट का नाम अपवर्क नहीं था, इस वेबसाइट का नाम था ओडेस्क। ओडेस्क। ओडेस्क के ठीक नाम है। से, ओडेस्क के नाम से होती थी। तो एक उस वो प्लेटफॉर्म भी था। इसी तरह 99designs.com के नाम से एक वेबसाइट है, freelancer.com वेबसाइट है। ये वेबसाइट्स होती थी, इन पे जाके हम साइन अप्स करते थे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन देते थे, एंड देन उसके बाद वेरीफाई करते थे। तो हम ब्राउज कॉन्टेस्ट करके, बिडिंग करके, उसमें प्रोसीजर होते हैं हाँ, bidding काम को। करने के, बिडिंग के, कॉन्टेस्ट के। तो मैं कॉन्टेस्ट ज़्यादातर करता था। तो उस टाइम पर एक कॉन्टेस्ट में जीता था, एक तो $500 का जीता था, अच्छा। $1000 का भी जीता था। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया। तो फ्रीलांसिंग की जो इनकम होती है ना, हाँ। उस पे आपके जो है ना एडवांटेजेस बहुत होते हैं। आप काउंटेबिलिटी नहीं होती ना, मतलब आप उसमें अर्न बहुत ज़्यादा कर लेते हो। तो सही। मैं बाहर भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी मैंने फ्रीलांसिंग के पैसे से ही गया। बाहर आप कहाँ गए? बाहर में गया था, ज़ियारतों पे गया था, ईरान गया, इराक गया, फिर इसी तरह दुबई गया। तो ये 3-4 कंट्रीज़ के अंदर घूमना हुआ, वो भी फ्रीलांसिंग के पैसों से। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात और बताएँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं, ठीक है? अच्छी खासी आपकी पीआर है स्टूडेंट्स के अंदर। तो कोई आपका ऐसा स्टूडेंट इस वक़्त मार्केट में है जो जिसको आप कह सकें कि हाँ यार, इसने मुझसे पढ़ा है और अभी ये अच्छा खासा सक्सेसफुल है या एक बहुत अच्छी जगह काम कर रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट आपका? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, हुँ। और कुछ के नाम याद इसलिए रहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट में हैं। हुँ। उसमें फ़ाइज़ इकबाल के नाम से एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा काबिल है, अपनी एजेंसी चला रहा है अच्छा। माशाल्लाह से, फ़ाइज़ इकबाल। और ये एक है हमारे स्टूडेंट सर्कल फाउंडेशन के, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। इसके अलावा सैयद नुमान अहमद एक स्टूडेंट हैं, बड़े काबिल। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो फ्रीलांसिंग का पूरा प्रोग्राम हो रहा है, उसको टेक ओवर उन्होंने सिंध से वो देखते हैं। वो भी मेरा स्टूडेंट अरीना मल्टीमीडिया का है, क्योंकि अरीना मल्टीमीडिया को मैंने 2011 में जब HMC को छोड़ा था, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने ज्वाइन किया था अरीना मल्टीमीडिया गुलिस्तान जौहर ब्रांच को। सही। वहाँ मेरी एक जर्नी जो हुई है, वो 13 साल की कंटिन्यूअसली जर्नी है। अच्छा, अभी भी चल रही है? मतलब 2023 में ख़त्म हुई वो। अच्छा, खत्म। यानी 2023 में मैंने अरीना मल्टीमीडिया जौहर से रिजाइन किया। मैंने 2011 से ज्वाइन किया, तो 2023 में जाके वो इतना लंबा टाइम? इतना लंबा टाइम वो इस वजह से रहा, क्योंकि अरीना मल्टीमीडिया इज़ द बिगेस्ट मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट, और बड़ी रिस्पेक्ट मिली, बड़े स्टूडेंट्स मिले, काबिलियत, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो मिली वो अरीना मल्टीमीडिया से मिली। वहाँ के जो बॉस हैं, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर अरीना मल्टीमीडिया ने अवार्ड भी दिया, 2015 में बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला, जिसके अंदर मैं नॉमिनेट हुआ अरीना मल्टीमीडिया जौहर की तरफ से। तो वो बड़े सक्सेसफुल जर्नी है। उस दरमियान मैंने कई कंपनीज के साथ रहा, मगर शॉर्ट टाइमिंग के साथ, मगर पढ़ाने का जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब ये चीज़ आपको ज़्यादा रास आई आपकी हाँ, ज़िंदगी में? इंस्ट्रक्टर लेवल पे ना, क्योंकि उसी टाइम पे बड़े मतलब कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े, क्योंकि मैं फील्ड में तो फील्ड से करियर स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही अरीना मल्टीमीडिया को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा स्टॉप होना चाहिए।
थोड़ा पढ़ाने को स्मार्ट करना है। तो मेरी जो पढ़ाने का जो स्टाइल और तरीक़ेकार ये सब सही हुआ, वो अरीना मल्टीमीडिया से सही हुआ और यही सिलसिला जारी रहा, फिर अभी तक है। अभी CISD के नाम से एक सेंटर है, वहाँ भी कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ और एक UKIT के नाम से सेंटर है, वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ और भी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स हैं, कुछ किसी ने अपनी एजेंसी खोल ली है, कोई हुँ। कहीं है, कोई कहीं है, तो पर्सनली कैसा फ़ील होता है आपको कि यार मैंने पढ़ाया और आज वो कुछ प्राउड फ़ील होता है या बिल्कुल, क्या? बहुत खुशी होती है और बड़ी दिली खुशी होती है और बड़ी इज़्ज़त देते हैं वो, जब वो बात करते हैं कि सर आज हम आपकी वजह से। अभी एक और याद आ गया इसी दरमियान, खलीलुर रहमान, ये लड़का लाड़काना से आया था कराची, अरीना मल्टीमीडिया अच्छा। जौहर। तो एक ब्रांड है इमेज के नाम से, हुँ। उसका सारा सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग का काम, डिज़ाइनिंग का काम सब खलील करता है। तो वो भी मेरा ही अरीना मल्टीमीडिया जौहर का स्टूडेंट है। इसी तरह ज़ैलबरी के अंदर मेरे स्टूडेंट हैं, रहीम टेक्सटाइल के अंदर मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, JDC के अंदर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो कई इदारों में हैं जिनका मैं अभी क्विकली मुझे याद नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारों को मैंने वो स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए हैं कि वो याद रखते हैं। अच्छा, आजकल एक डिबेट बहुत कॉमन है, डिग्री और स्किल्स। तो इस पे डिबेट्स भी बहुत होती हैं कि यार डिग्री ज़रूरी है, कोई कहता है स्किल्स ज़रूरी है। आपकी नज़र में ज़रूरी क्या चीज़ है, ज़्यादा बेहतर? मैं ये समझता हूँ कि डिग्री प्लस स्किल्स हुँ। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर एज़ कंपेयर पाकिस्तान सिस्टम को देखा जाए, पाकिस्तानी निज़ाम को देखा जाए हुँ। और यहाँ के सिस्टम को स्टडी किया जाए, तो एकेडमी पे या अगर आपने सारा एजुकेशन पे फोकस कर लिया, तो फिर आप स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्स हासिल अच्छी कर लें हुँ। और एकेडमी बाद में भी हासिल कर लें, तो दिस इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान। बट अदर कंट्रीज़ के अंदर तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे अर्निंग की वजह से बेचारे, इकोनॉमिकली इश्यूज़ की वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो हुँ। फिर अगर वो सिर्फ़ एजुकेशन को देखेंगे, बाद में वो जॉब सर्च करेंगे, उन्हें जॉब सिर्फ़ एकेडमी की बुनियाद पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो अपनी स्किल्स रखते हैं ज़्यादा, तो एकेडमी को साइड में रखने के बाद उनको जॉब पे रख लिया जाएगा स्किल्स की बिहाफ़ पे। हुँ। और साथ-साथ वो एजुकेशन जारी रखें, तो दिस इज़ वेल एंड गुड कि दोनों चीज़ों को साथ रखा जाए। एक चीज़ तो ये है, लेकिन अगर स्किल्स पे फोकस रखा गया, तो ऐसा बंदा जॉबलेस नहीं हो सकता। जिसके हाँ, पास स्किल्स है, स्किल्स हैं तो वो जॉबलेस नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा कभी। भूखा नहीं हाँ। मरेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एजुकेशन होगी तो भूखा मर सकता है। हाँ, हाँ, भूखा। हाँ, मर सकता है, क्योंकि एजुकेशन की बिहाफ पर क्विकली आपको रिस्पॉन्स पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा। बेचारे MBA यहाँ में तो लोग हर कंपनी को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए, किसी को तो वो 20 कहाँ साल से का। लाएगा? वो हाँ, बेचारे डिग्री पे फोकस कर रहा था, तो हाँ, एक्सपीरियंस लाएगा तो उसकी तो एज इतनी हो जाएगी। सही है। तो अच्छा, ये आपने आपकी एक जर्नी सही है कि आपने ये प्रिंटिंग प्रेस से शुरू किया, धीरे-धीरे 1500, 2000, 2500, 7000 करते-करते टीचिंग लाइन में आ गए। ठीक है, ये आप एक आपकी एक पूरी जर्नी है। आपने 2, 3, 4 से शुरू की। आज का बच्चा, ठीक है, जो 2026 चल रहा है। आज का बच्चा किस तरीके से एक पैटर्न को पकड़े कि वो कहाँ से शुरू करे, अगर उसको एज़ अ डिज़ाइनर बनना है, एडिटर बनना है, फ़ोटोग्राफ़र बनना है, वो कहाँ से शुरू करे मतलब अपनी जर्नी को? मैं इसमें इस तरह से कमेंट करूँगा कि जो भी बंदा इस फ़ील्ड में आ रहा है, हुँ। आना चाह रहा है, सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि उसके पास इस काम के लिए टाइम कितना है। पहले अगर इस चीज़ को सीखने में सालों का अरसा रिक्वायर्ड था, तो अब ऐसा नहीं है। हुँ। अब इस चीज़ को सीखने के लिए 1 साल का अरसा भी बहुत है। मतलब 1 साल के अंदर आप इसको सीख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मतलब इतनी वाइड हो गई, क्योंकि एआई आने के बाद एआई ने आपको हर एंगल से हर चीज़ दिखा दी है। हुँ। मतलब जो प्रोडक्ट अभी बनी नहीं है, वो बना के आपको एआई दिखा देता है। तो आपको नहीं लगता कि एआई सीखने वालों के लिए काम ही खराब कर रहा है? क्योंकि नहीं, उनके पास स्किल्स तो पॉलिश नहीं हो रही है, वो पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई के ऊपर। असल में पाकिस्तान में तो एक ये डिमांड्स हैं कि एक-एक बंदे को यहाँ पे मल्टीटास्क काम दिए जाते हैं। हुँ, आपको हुँ, पता है, हाँ, कंपनी ये चाहती है कि बस वो एक बंदा उनको मिल जाए, वही ग्राफ़िक्स कर दे, वही वीडियो एडिटिंग कर दे, बिल्कुल है। वही उनका घर का दरवाज़ा भी बंद कर दे, चाय तो भी बना ले। चाय भी बना ले, हाँ, सफाई भी कर दे। तो होता ये है, पाकिस्तान में ना ये इश्यू बड़े बढ़ गए हैं। हाँ। इसका ऑडिट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे इसका ऑडिट नहीं है। तो जो बॉसेस होते हैं, वो बेसिकली वो ये समझ रहे होते हैं कि इससे सभी करवा लो। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी नए लोग आते हैं ना, जो नए बिगिनर्स आते हैं, वो या तो भाग जाते हैं,
कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, किसी मार्ट में लग जाते हैं, बोलते हैं यार हम 40-45 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, खुश है, बाइक चला लें, बाइक के चला लें, चला उबर चला लें। तो ऐसा भी हुआ है, एक जर्नी थी हमारे अरीना मल्टीमीडिया के स्टूडेंट्स ने बताई थी कि वो स्टूडेंट्स, एक रमादा में एक इवेंट हो रहा था, तो स्टूडेंट जा रहे थे, तो ड्राइवर ने कहा कि कहाँ के स्टूडेंट हो, तो उन्होंने कहा अरीना के स्टूडेंट है, तो उसने बोला मैंने भी अरीना से पढ़ा है, आज गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरे से स्टूडेंट ने नेक्स्ट डे डिस्कस किया, बोला सर कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा हुआ आपने मुझसे डिस्कस किया, बताया, आप अच्छे स्टूडेंट हैं कि आपने मुझसे शेयर किया। तो मैंने कहा कि आपने उससे पूछा नहीं कि आप उबर क्यों चला रहे हैं, मतलब आपने जब कोर्स किया था तो आप इस फील्ड में जाते। तो बोला नहीं सर हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमने सवाल ज़्यादा नहीं किया, उसने ये बोला तो हम खामोश हो गए। तो मैं उसकी बात से बड़ा डिसअपॉइंट हो गया सर, कि क्या हम भी यही करेंगे। तो मैंने उसे समझाया कि देखो स्टूडेंट माइंड के हिसाब से मैं आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान जब कोई चीज़ सीख रहा होता है ना, अगर उसमें वो क्रिएटिव नहीं बन सका या उसमें उसको रास्ते नहीं दिखे, तो फिर अंदर इंसान अपनी फील्ड चेंज कर लेता है। तो अगर किसी ने चेंज कर ली तो इसका जिम्मेदार वो अकेला खुद है। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड बुरी है, उस फील्ड में आगे जाने के लिए अगर उसको कॉन्टेक्ट्स नहीं मिले, लिंक नहीं बने, सोशल मीडिया एक्सप्लोर नहीं हो सका, तो फिर उसका अल्टरनेट क्या हुआ, उसने फील्ड चेंज कर ली। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, इस फील्ड में आते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं, फिर चेंज करके फील्ड दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हमारी इस फील्ड के अंदर ग्रोथ है, फ्यूचर है उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं, वर्कआउट करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं, गलत को गलत देख रहे होते हैं, सही को सही देख रहे होते हैं। पता होता है उनको कि ये हमारा बॉस हमारे साथ ऑनेस्ट है भी या नहीं है, ये पता चल जाता है, क्योंकि एक टाइमिंग होती है काम करने की, एक टाइमिंग है 9 to 5। आप कॉर्पोरेट में चले जाएं, 9 to 5 का मतलब होता है 9 to, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं है, सही है। जाने का टाइम ही नहीं है, मतलब आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। तो ये चीज जो है ना कॉर्पोरेट के अंदर बहुत खराब है, जिसका डिसएडवांटेजेस नए आने वाले को होता है। क्योंकि आपको पता है वो मार्ट में जॉब करता है, टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है, उसकी शिफ्ट क्लोज होती है, वो चला जाता है। इसीलिए लोग जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, जाते एक आखिरी एक मैसेज दे दे कि जो भी बंदा इस जर्नी में आना चाहता है, भले कोई भी काम हो, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रिएटिव फील्ड हो, अकाउंटेंट बने, कुछ भी बने, तो एक मैसेज दे दें कि मोटिवेट कर दें बच्चों के लिए जरा एक आखिरी। हाँ, मैं इसमें ये अपना पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे इस तरह कि जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, मल्टीमीडिया के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने मेंटोर के साथ चीज़ों को डिस्कस करे, बताए, अपना विजन बताए कि वाई दे आर स्टार्टिंग इन दिस फील्ड, कि वो इस फील्ड को स्टार्ट क्या कर रहा है, उसकी क्या क्या मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो ये फील्ड ज्वाइन कर रहा है, या उसके क्या गोल्स हैं, ताकि उसको पढ़ाने वाले को पता हो, रियलाइज हो कि यार मैं स्टूडेंट का टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ किसी बच्चे को, तो मुझे एहसास ये हो रहा होता है कि यार इस बच्चे का करियर जो है ना मेरे हाथ में है, मुझे कोशिश करनी है अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने लिंक्स इसको देने। अगर मैंने सिर्फ उसे पढ़ा के छोड़ दिया, तो ये तो वही काम कर दिया ना कि इस तरह का काम कर दिया जैसे परिंदे करते हैं। हमें अपने आप को एज अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, बनना भी होगा। हमें अपने स्टूडेंट को जो है ना लेके चलना होगा। तो जो भी नए आने वाले हैं उनके लिए यही मैसेज है, अपने जो भी मेंटोर हैं जो उनसे डिस्कस करें, उनसे उनके टारगेट्स पूछें कि सर आप हमें कितना आगे ले जा सकते हैं और आपकी जर्नी क्या रही है। अगर आपके मेंटोर ने की कोई जर्नी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। ये बड़ा मसला है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को चाहिए। अगर इस फील्ड में आ रहा है, सबसे पहले टीचर से सवाल करना उसका हक है, पूरा हक है। वो पूछे कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने ये क्यों स्टार्ट किया। ये मेरा सजेशन है इसमें। बहुत शुक्रिया सर इमरान, हमें वक्त देने के लिए। तो जी, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिली होंगी। बाकी आपका कोई भी सवाल है इस पॉडकास्ट के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर वो पूछिएगा। मैं पर्सनली सर इमरान को फ़ोन करके आपका सवाल उनको दूंगा और इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।